सुप्रभात बहनों। कक्षा 9 हिंदी गद्य में आज अगला पाठ है हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा प्रेमचंद्र के फटे जूते, जो पाठ व्यंग्यात्मक पाठ है। इससे पूर्व हरिशंकर परसाई की जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह हैं, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र का हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब जो है बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी जो है कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली जो है बाहर निकल रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। कह रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं था कि ये दिखाने के लिए, दिखलावटीपन के लिए जो है काम करे। इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार, जैसा कि हम लोग भी देखते हैं, तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल से कहीं पड़ी हुई मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। ये मुस्कुराना नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, उपहास है किसी का, और किसी के ऊपर तुम व्यंग कर रहे हो। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर
यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने अंदर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। कहने का आशय यह है कि देश स्वतंत्र होने के बाद भी व्यक्ति की जो स्थिति है, यहाँ के लोगों की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, जिसमें जो है लोगों के अंदर जो है बड़ा ही आक्रोश है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम के क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर गया है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है और पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं।